तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है पढ़े हुए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मतलब नर जनतंत्र के बारे में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे मादा जनतंत्र के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखो, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे नर जनतंत्र के बारे में। उसमें हम बतलाए थे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से अंग ऑर्गेन्स हैं, कौन कौन से अंग हैं और किन अंग के कौन कौन से कार्य हैं, वो सब हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। उसके बाद देख लेना, उसमें से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी आने का चांस रहेगा। और अभी जो टॉपिक है ये है मादा जनन तंत्र। चलिए इसमें शुरू से लास्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। देखिए, सबसे पहले इसमें हम फिगर बना देते हैं कि मादा जनतंत्र का फिगर कैसा होता है। ठीक है, डायग्राम आता है एग्जाम में, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, इसमें जो है ये है मादा जनतंत्र। इसमें देखा जाए तो ये जो है फैलोपियन नलिका है, फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद ये देखा जाए तो ये जो है अंडाशय है। देखो इसमें भी अगर देखें हम, ठीक है, देखिए ध्यान से। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो नली दिख रहा है, देखो यहाँ से ये जो एक नली दिख रहा है इसको क्या कहा जाता है? फैलोपियन नलिका कहा जाता है। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है इसको कहा जाता है अंडाशय। इसको क्या कहते हैं? अंडाशय, या फिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओवरी। ये जो है इसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका। हालांकि इसके भी 3 भाग होते हैं, इन्फंडिबुलर, इस्थमस और एम्पुला, लेकिन ठीक है वो सब नहीं देखते हैं ज़्यादा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैलोपियन नलिका, या फिर बहुत सारी किताब में इसको जो है अंडवाहिनी नलिका भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? अंडवाहिनी नलिका, या फिर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसको अंडवाहिनी नलिका भी बोलते हैं, या ओविडक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद देखा जाएगा तो ये फैलोपियन नलिका हो गया, ये अंडाशय हो गया, ये है गर्भाशय। अब इसमें ये जो कुछ उंगली की तरह कुछ संरचनाएं होती हैं यहाँ पे, जिन्हें कहा जाता है झालर, या फिर अंग्रेजी में कहा जाता है फिम्बरी। क्या कहते हैं इनको? फिम्बरी कहते हैं या झालर कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है इसको बोलते हैं गर्भाशय। इसमें जो ये बाहरी दीवार है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और ये जो है इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। तो देखिए ये है। उसके बाद ये जो है इसको बोलते हैं वेजाइना। इसको बोलते हैं वेजाइना, या फिर हिंदी में बोलते हैं योनि। और उसके बाद ये फैलोपियन नलिका समझ ही रहे हैं। और ये हो गया हमारा पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। इसको एक साथ कहा जाता है गर्भाशय। क्या कहा जाता है इसको? गर्भाशय, या फिर अंग्रेजी में कहा जाता है यूटेरस। अंग्रेजी में कहते हैं इसको यूटेरस।
तो अब हमको क्या करना है कि इसी जो डायग्राम बनाए हैं इसी में जितनी बातें लिखे हैं, जितने यहाँ पर नाम लिखे हैं, उन्हीं के बारे में विस्तार से जानना है, एक एक के बारे में यहाँ पर डिटेल से जानना है। और उसी के साथ ये जो महाजन तंत्र है ये ख़त्म हो जाएगा। जिस हम पिछले वीडियो में किए थे कि जो नर तंत्र होता है उसका डायग्राम बनाकर उसमें किसी बारे में पढ़े हुए थे और कौन कौन से हार्मोन उसमें सम्मिलित हैं उनके बारे में अध्ययन किए हुए थे। वैसे ही यहाँ भी हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ हम बात कर रहे हैं फैलोपियन नलिका का और अंडाशय का। जिस तरह वहाँ पर हम लोग पढ़े थे वृषण के बारे में, टेस्टिस के बारे में, और वहाँ हम क्या बतलाए थे कि वृषण जो सबसे प्रमुख अंग है और उसको प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। वैसे ही मादा के केस में, ठीक है, फीमेल के केस में जो अंडाशय है यही है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब कि प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैलोपियन नलिका के बारे में और अंडाशय के बारे में। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर अंडाशय का, अंडाशय या जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ओवरी। तो ओवरी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्राथमिक लैंगिक अंग, या फिर इसको बोल सकते हैं प्राथमिक जननिक अंग। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अंग्रेजी में बोलेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अंडाशय जो होता है ओवरी, इसको बोलते हैं प्राथमिक जननिक अंग। क्यों? क्योंकि हम वृषण को प्राथमिक जननिक अंग क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वृषण में जो है स्पर्म भी बनता है और इसके अलावा वृषण में जो है जो नर हार्मोन है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसका भी निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। वैसे ही यहाँ पर जो अंडाशय है, यहाँ पर मादा युग्मक जो है अंड, एग, इसका भी निर्माण होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो मादा हार्मोन है जिसको बोलते हैं ओस्ट्रोजन हार्मोन, क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोजन या फिर ओस्ट्रोजन हार्मोन, ओस्ट्रोजन हार्मोन, ये कहाँ बनता है? ये अंडाशय में बनता है। और इसीलिए अंडाशय को जो है प्राथमिक जननिक अंग कहा जाता है। तो प्राथमिक जननिक अंग अंडाशय को कहते हैं जो कि इसके अंदर अंड बनता है, एग बनता है, और इसके अलावा इसमें जो है ओस्ट्रोजन का भी निर्माण होता है। ओस्ट्रोजन को क्या कहते हैं? ओस्ट्रोजन को कहते हैं मादा हार्मोन। क्या कहते हैं इसको? मादा हार्मोन। जिस तरह से टेस्टोस्टेरोन को क्या कहते हैं? नर हार्मोन, वैसे ही ओस्ट्रोजन को क्या कहते हैं? मादा हार्मोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडाशय के ठीक ऊपर यहाँ पर एक नली है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फैलोपियन नलिका। जो फैलोपियन नलिका, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन नलिका की जो लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। पूछा जाएगी फैलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होती है? तो 10 से 12 सेंटीमीटर। इसमें एक 3 भाग है, एक को बोलते हैं इस्थमस, एक को बोलते हैं एम्पुला, एक को बोलते हैं इन्फंडिबुलम। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो, और इसकी जो ये फैलोपियन नलिका है, इसका जो भाग अंडाशय के ऊपर रहता है वह कुछ उंगलीनुमा संरचना होता है। दिख रहा है उंगलीनुमा संरचना यहाँ पर कुछ है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिम्बरी या झालर, जो कि अंडाशय के ऊपर रहता है। और ये क्या करता है कि अंदर से जो एग है उसको निकाल कर, यहाँ से निकाल कर यहाँ भेजने का काम करता है। मतलब कि ये एग को यहाँ से निकालता है और यहाँ भेजता है। तो ये काम जो है वो झालर करता है, फिम्बरी करता है। और फिर यहाँ भेजने के बाद यहाँ से स्पर्म आता है, और फिर स्पर्म का यहाँ पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, और उसके बाद आगे प्रक्रिया होगी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मतलब फैलोपियन नलिका को पूछेगा कि मुख्य काम क्या है, तो फैलोपियन नलिका का जो मुख्य काम है वो है कि यह निषेचन के लिए स्थान प्रोवाइड करता है, उपलब्ध कराता है। मतलब कि निषेचन जो होता है, पूछता है एग्जाम में कि निषेचन महाजन तंत्र के किस भाग में होता है, तो महाजन तंत्र के कह सकते हैं कि फैलोपियन नलिका में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो संरचना है नाशपाती के आकार का होता है, इसको बोलते हैं गर्भाशय या यूटेरस। और जो यूटेरस है इसकी कितनी भागें होती हैं? इसकी कुल 3 भाग होती है। जो अंदर का भाग है इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम, जो बीच का भाग है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो बाहर का भाग है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम बाहर का भाग, मायोमेट्रियम बीच का भाग, और इंडोमेट्रियम जो है ये अंदर का भाग है। इसमें सबको याद रखना चाहिए कि पेरीमेट्रियम का कोई खास काम नहीं है, लेकिन मायोमेट्रियम का बहुत खास काम है। खासकर जो मायोमेट्रियम है वो क्या करता है कि जब डिलीवरी होता है, मतलब जब बच्चा उत्पन्न होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उस समय मायोमेट्रियम में जो है बहुत तेज़ संकुचन होता है, और इसी संकुचन के कारण क्या होता है कि बच्चे का जो है डिलीवरी संभव हो पाता है। वैसे ही जो इंडोमेट्रियम है सबसे अंदर की दीवार है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जब यहाँ से जब एम्ब्रियो आता है,
ठीक है। जब इम्ब्रियो यहाँ से जब नर युग्मक मादा युग्मक मिलता है, जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट से क्या होता है कि इम्ब्रियो बनता है, और फिर वो इम्ब्रियो जब नीचे आता है, जब भ्रूण वो नीचे आता है तो आकर इसी इंडोमेट्रियम में आकर वो धंस जाता है और फिर यहाँ पर उसका आगे का विकास होता है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा बहुत जो है मांस के बारे में समझें। पहले हम क्या बताएं अंडाशय के बारे में। अंडाशय क्या है? अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है, ठीक है। अंडाशय प्राथमिक लैंगिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मादा हार्मोन ओस्ट्रोजन का निर्माण होता है, और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि जो अंड है, जो एग है, जो मादा युग्मक है, उसका भी निर्माण होता है। उसके बाद इसके ऊपर एक नली होती है, उस नली को क्या कहा जाता है? फैलोपियन नलिका कहा जाता है। फैलोपियन नलिका की लंबाई कितनी होती है? तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और फैलोपियन नलिका में क्या होता है? तो फैलोपियन नलिका में जो है निषेचन संपन्न होता है। उसके बाद पढ़ें कि इसके नीचे एक और अंग होता है जिसको बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय की कितनी दीवार होती है? तो याद रखना है 3 दीवार होती है। कौन कौन? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और होता है इंडोमेट्रियम। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे, और आगे ये पढ़ेंगे कि एग के मतलब जो ओवरी है, इसके अंदर अंड का निर्माण कैसे होता है, और एग का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, मतलब कि जो अंड जनन है वो कैसे होता है। देखो, तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि उस पहले वाले वीडियो में युग्मक जनन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। युग्मक मतलब क्या होता है? तो वैसी कोशिकाएं जो जनन में हिस्सा लेती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? युग्मक कहा जाता है। चाहे वो शुक्राणु है तो नर युग्मक हो गया, अंडाणु है तो ये मादा युग्मक हो गया, वो मेल गैमिट हो गया, और ये हो गया फीमेल गैमिट। तो ठीक है, अभी हम आगे इसी में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि नर युग्मक जो है शुक्राणु वो कैसे बनता है, वो पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो अंडाणु है, मादा युग्मक, उसका निर्माण कैसे होता है। देखो, एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, अंतर है किसमें? शुक्र जनन में और अंड जनन में। मतलब कि शुक्राणु के निर्माण में और अंडाणु के निर्माण में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहला सबसे बड़ा अंतर ये है, जो शुक्राणु का निर्माण है वो शुरू होता है आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब परिपक्वता के बाद 12 से 13 साल के बाद जो है शुक्राणु का निर्माण शुरू होता है। लेकिन जो अंडाणु का निर्माण है, एक भी अंडाणु जन्म के बाद नहीं बनता है। जितना भी अंडाणु है, जितने मतलब अंड उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं हैं, वो सभी जन्म से पहले ही, मतलब जब किसी मादा का जन्म नहीं हुआ होता है उस समय ही उसके अंडाशय के अंदर लगभग 2 से 3 लाख अंड जननी कोशिका, मतलब कि अंड जननी कोशिका जिनसे अंड उत्पन्न होने वाले हैं वो पाए जाते हैं, और उनसे जो है कुछ कोशिकाएं बन गई होती हैं। चलो उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है अंड जनन। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जो अंड जनन में हिस्सा लेती हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? oogenesis। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में कि अंड जनन या अंडाणु निर्माण को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में हो सकता है oogenesis। याद रखना है कि oogenesis मतलब होता है अंडाणु का निर्माण। ठीक है, युग्मक का निर्माण क्या होता है? युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। वैसे ही शुक्राणु निर्माण क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्राणु जनन। देखो, सबसे पहले क्या होता है, इसमें कुछ अंड जननी कोशिकाएं होती हैं। अंड जननिक कोशिकाएं, जो अंड जननिक कोशिकाएं हैं इसमें होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री, याद है ना, 2 तरह का विभाजन होता है, एक होता है समसूत्री और एक कौन होता है? अर्धसूत्री। समसूत्री क्या है? तो अगर एक कोशिका से मान लो 2 कोशिका बने और दोनों में अगर क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्रों की संख्या समान रहे तो उसको क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। और अगर क्रोमोसोमों की संख्या आधी हो जाए, ठीक है, अगर एक कोशिका से मान लो 4 कोशिका बने और चारों में जो क्रोमोसोम की संख्या है, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाए, उसको क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन। पहले वाले को बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। 2 बातें याद रखनी है। पहली बात ये कि माइटोसिस में एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है, और मियोसिस में एक कोशिका से 4 कोशिका बनता है। माइटोसिस मतलब कि समसूत्री, मियोसिस मतलब कि अर्धसूत्री। देखिए, सबसे पहले अंडजननी कोशिकाएं था, इसमें क्या हुआ? माइटोसिस, समसूत्री। और फिर यहाँ पर कोशिकाएं बनती हैं, उनको कहा जाता है प्राथमिक अंडाणु, प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं इनको? प्राइमरी oocyte। उसके बाद इसमें होता है अर्धसूत्री 1,
जैसे आपको पता है कि अर्थसूत्री 2 स्टेप में होता है, एक अर्थसूत्री 1 होता है, एक अर्थसूत्री 2 होता है। तो पहले अर्थसूत्री 1 होता है, तो प्राथमिक अंडाणु से बनते हैं द्वितीयक अंडाणु, द्वितीयक अंडाणु जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। और इसके अलावा सेकेंडरी oocyte के अलावा ये बड़ा बनता है, ये कोशिका बड़ा होता है, और एक छोटा कोशिका भी बनता है जिसको बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम ध्रुवीय पिंड, या अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। तो देखो सबसे पहले क्या था, अंडजन्य कोशिकाएं थी। कहाँ थी? अंडाशय में। कब थी? जन्म से पहले। ये सब काम जन्म से पहले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अंडजन्य कोशिका में क्या हुआ? माइटोसिस डिवीजन हुआ। अब मान लो कि ये अगर 2n कोशिका है, समझ रहे हो ना, 2n और n दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन? एक होता है 2n जिसको बोलते हैं डिप्लॉयड सेल, या फिर इसको बोलते हैं द्विगुणित कोशिका जिसमें क्रोमोसोम का 2 सेट रहता है, और एक होता है n जिसको बोलते हैं हैप्लॉयड सेल, या फिर बोलते हैं उसको अगुणित कोशिका। तो मान लीजिए 2n था, इसमें सरस्वती विभाजन होगा, जब प्राथमिक अंडाणु बनेगा ये भी कैसा होगा? ये भी 2n होगा। सरस्वती में तो आधा नहीं ना होता है, समान रहता है। तो ये 2n है तो ये भी कैसा होगा? 2n। उसके बाद जब अर्थसूत्री 1 हुआ और जब ये कोशिकाएं बनी तो ये कैसा होगा? n, और ये भी कैसा होगा? n। n मतलब क्या हो गया? क्रोमोसोम संख्या आधा हो गया। देखो यहाँ पर 2n था, आधा हो गया, कितना हो गया? n हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक अंडाणु, बड़ा कोशिका, और एक जो छोटा कोशिका होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रथम ध्रुवीय पिंड। अब देखो यहाँ पर ये काम रुक जाता है, मतलब इसके बाद अर्थसूत्री 2 जो है वो नहीं होता है। वो कब होता है? देखो जो द्वितीयक अंडाणु है वो यहाँ से निकल के बाहर आता है। एक चीज़ ध्यान से सुनो कि जो अंडजन्य कोशिकाएं हैं इस विभाजन हुआ था और क्या बना था? प्राथमिक अंडाणु बना था। प्राथमिक अंडाणु के ऊपर आकर कुछ ग्रेनुलोसा उत्तक होते हैं, उनकी कुछ परतें आकर जमा हो जाती हैं, और वो जो संरचना बनता है उसको बोलते हैं प्राथमिक पुटक, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ध्यान से सुनो, प्राथमिक अंडाणु के ऊपर आकर जमा हो जाता है, क्या जमा हो जाता है? ग्रेनुलोसा की परत। ग्रेनुलोसा की परत मतलब मान लो कि ये प्राथमिक अंडाणु है, इसके ऊपर आकर कुछ ऐसे परत जमा हो गया, और तब इसको क्या कहते हैं? तब इसको कहते हैं प्राथमिक, तब इसको कहते हैं प्राथमिक पुटक, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। और उसके बाद जो प्राथमिक अंडाणु था इसमें विभाजन हुआ और क्या बना? द्वितीयक अंडाणु। द्वितीयक अंडाणु के ऊपर भी पहले से तो कुछ परत थे ही, कुछ और परत आकर भी जमा हो जाएंगे। किसके ऊपर? द्वितीयक अंडाणु के ऊपर, और तब इसको बोलते हैं द्वितीयक पुटक। इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है द्वितीयक पुटक, या फिर अंग्रेजी में कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद फिर और विकास होता है इसका, इसके ऊपर आगे कुछ और परत जमा होता है, फिर बनता है तृतीयक पुटक, और लास्ट में जो सबसे विकसित पुटक इसमें होता है उसको कहा जाता है ग्राफियन पुटक, या फिर ग्राफियन फॉलिकल। मतलब कि द्वितीयक पुटक के ऊपर जब और ज़्यादा परत, किसकी परत? ग्रेनुलोसा को उत्तक की जब परत आकर जमा हो जाता है तब उसी को क्या कहा जाता है? ग्राफियन पुटक, या फिर ग्राफियन फॉलिकल। और फिर इस ग्राफियन फॉलिकल में से, देखो यहाँ तक बात समझ में आया? ध्यान से सुनेगा फिर से। सबसे पहले क्या होता है कि अंडाशय के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? अंडजननिक कोशिका, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं oocytes। उसके बाद इसमें क्या हुआ? संपत्ति विभाजन होने के बाद क्या बना? प्राथमिक अंडाणु। प्राथमिक अंडाणु के ऊपर कुछ परत आकर जमा हो गया, और तब इसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक पुटक। और तब प्राथमिक पुटक के अंदर फिर से विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ इस बार? अर्थसूत्री 1 हुआ, ठीक है। तो फिर 2 असमान कोशिकाएं उत्पन्न हुई। एक जो बड़ी कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक अंडाणु या द्वितीयक अंडक, और एक जो छोटी कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? प्रथम ध्रुवीय पिंड।
उसके बाद जो द्वितीयक अंडाणु है या जो द्वितीयक अंडप भी बोलते हैं, द्वितीयक अंडप जो है सेकेंडरी उस साइड जो है इसके ऊपर अगर कुछ और परत जमा हो गया और तब सबसे विकसित रूप उसका जो हुआ उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ग्राफियन पुटक। और ग्राफियन पुटक में से क्या होगा कि इसमें से जो द्वितीयक अंडाणु है वो निकल के जाएगा कहाँ पर, फैलोपियन नलिका में। मतलब यहाँ से ग्राफियन पुटक में से जो द्वितीयक अंडाणु है, देखो पूरा का पूरा ग्राफियन पुटक, मान लो कि ये ग्राफियन पुटक है, एकदम विकसित हो गया है, इसमें से निकल के बाहर जाना है। अभी बोलते हैं ना कि यहाँ से शुक्राणु आएगा, यहाँ से अंडाणु आएगा, निषेचन होगा। तो निषेचन के लिए जाना है तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो द्वितीयक अंडप है या जो ग्राफियन पुटक है वो निकल के चल जाएगा, नहीं वो नहीं जाएगा, बल्कि ये टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो द्वितीयक अंडप है, इसके अंदर जो द्वितीयक अंडाणु है वो निकल के बाहर जाएगा, द्वितीयक अंडाणु है वो निकल के बाहर जाएगा और इसका कुछ भाग बच जाएगा। जो इसका बचा हुआ भाग होता है उसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहा जाता है इसको? कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है ये कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? देखो जब ग्राफियन पुटक में से द्वितीयक अंडाणु निकल कर चल जाता है फैलोपियन नलिका में, तो जो बचा हुआ भाग है ग्राफियन पुटक का उसी को क्या कहा जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम पीले रंग का होता है और ये हार्मोन स्रावित करने का कार्य करता है। ध्यान से फिर समझिए इसको। देखो मार्जन तंत्र, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है? तो अंडाशय है। जिस तरह से वहाँ पर कौन था? वृषण, उस तरह से यहाँ पर कौन है? अंडाशय। उसके बाद हम पढ़े कि अंडाशय में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? अंडजननिक कोशिका। उसमें कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन हुआ और उसमें से क्या बना? प्राथमिक अंडाणु बना। प्राथमिक अंडाणु में विभाजन हुआ कौन सा? अर्धसूत्री 1। फिर 2 कोशिकाएं बनी, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? बड़ी कोशिका को कहा जाता है द्वितीयक अंडाणु और छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? प्रथम ध्रुवीय पिंड। उसका जो द्वितीयक अंडाणु है उसके ऊपर अगर कुछ परत जमा हो गया उन लोसा के, तब उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक पुटक। और बाद में उसी को बोलते हैं ग्राफियन पुटक। ग्राफियन पुटक में से द्वितीयक अंडाणु निकल के बाहर चल जाता है और जो बचा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। मतलब कि द्वितीयक अंडाणु का ग्राफियन पुटक से निकलने के बाद जो शेष बचा भाग है उसको क्या कहा जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम निकल के जब बाहर चला गया, मतलब कि जब बच गया, जब यहाँ बच गया अंडाशय के अंदर, तो यहाँ से कुछ हार्मोन स्रावित होता है और वो जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आता है एग्जाम में कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी यहाँ से अभी देखो अर्धसूत्री 1 ही हुआ था, अर्धसूत्री 2 होना बाकी है। तो यहाँ से जब द्वितीयक अंडाणु निकल के बाहर चला गया तो फिर अब द्वितीयक अंडाणु में अर्धसूत्री 2 होगा। द्वितीयक अंडाणु में क्या होगा? अर्धसूत्री 2। और तब यहाँ पर बनेगा एक, यहाँ पर भी वैसा ही होगा, एक छोटा संरचना बनेगा और एक बनेगा बड़ा संरचना। जो छोटा संरचना होता है यहाँ पे उसको कहा जाता है द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। यहाँ पर क्या बोलते हैं? प्रथम ध्रुवीय पिंड। और यहाँ पर कौन हो गया? द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। ये फिर इसको बोलते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी। और एक जो बड़ा कोशिका यहाँ बन जाता है उसको कहा जाता है अंड। यही है अंड, यही है एग। लेकिन ध्यान देना कि ये जो अर्धसूत्री 2 हुआ है ये कब होगा? ये तब होगा जब स्पर्म आएगा। अगर स्पर्म नहीं आएगा अर्धसूत्री 1 ही हुआ रहेगा, अर्धसूत्री 2 नहीं होगा। हाँ, अगर स्पर्म आएगा तो अर्धसूत्री 2 भी होगा और होने के बाद फिर क्या बनेगा? अंड बनेगा और फिर अंड जो है शुक्राणु से सम्मिलित होगा, निषेचित होगा, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तो ये पूरा प्रक्रिया हुआ अंड जनन का। फिर से बस शुरू से देख लो। सबसे पहले क्या होता है? कुछ अंडजननी कोशिकाएँ होती हैं। कहाँ होती हैं? अंडाशय के अंदर। उनके अंदर विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन। फिर उससे क्या बनता है? प्राथमिक अंडाणु।
प्राथमिक अंडाणु के ऊपर कुछ परत जमा हो गया, और कौन सी परत? ग्रेनुलोसा की परत, और तब उससे क्या बना? प्राथमिक पुटक। फिर प्राथमिक पुटक के अंदर विभाजन हुआ, अस्तरीवन हुआ, फिर एक बड़ा कोशिका बना जिसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक अंडाणु। तो एक छोटा बना उसको बोलते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड। द्वितीयक अंडाणु के ऊपर कुछ परत अगर जमा हो गए तब इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक पुटक, सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर कुछ और परत जमा हो जाएंगे तब उसे बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, मतलब कि ग्राफियन पुटक। उसके बाद क्या है कि जो द्वितीयक अंडाणु है इसमें अष्टत्री 2 हुआ, और एक छोटा कोशिका बना और एक बड़ा कोशिका बना। छोटा कोशिका जो बना उसको बोलते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड, और जो बड़ा कोशिका बना उसको बोलते हैं अंड। ये तब होता है जब शुक्राणु आता है। अगर शुक्राणु नहीं आएगा तो अष्टत्री 1 अष्टत्री 2 नहीं होगा, अष्टत्री 1 तक ही रहेगा, और यहीं से ये बाहर निकल जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे इसमें देखते हैं। आगे अब इसमें हम देखेंगे कि अगर निषेचन हुआ तो क्या होगा, और अगर निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो, अभी तक हम पढ़े मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं और कैसे काम होता है। उसके बाद हम पढ़े कि युग्मक जनन कैसे होता है। पहले वीडियो में पढ़े थे शुक्राणु के बारे में, अभी पढ़े अंडाणु के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि अगर मान लो कि युग्मक यहाँ भी बन चुका है, यहाँ से बाहर कौन निकलेगा? द्वितीयक अंडाणु। और यहाँ जाने के बाद अगर स्पर्म आया तो निषेचन होगा। तो उसके पहले क्या होगा कि द्वितीयक अंडाणु विभाजित होकर क्या बनाएगा? अंड बनाएगा। तो जो अंड है एग, अगर वो निषेचित हुआ तो क्या होगा, और अगर निषेचित नहीं हुआ तो क्या होगा, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको नोट कर लेना, इसको लिखना होगा। वो वीडियो को कम से कम 2 बार देख लिया करो। ये सब जो वीडियो है इसको अच्छे समझ में आ जाएगा, और जो चीज़ नोट करने वाला है उसको नोट करते चलो। तो इसमें आगे देखते हैं अब कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। चलो पहले बात करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा। मतलब कि मान लो कि यहाँ से द्वितीयक अंडाणु निकल के बाहर गया था, वहाँ से शुक्राणु भी आ गया, फिर शुक्राणु आने के बाद द्वितीयक अंडाणु में क्या होगा? विभाजन होगा, और फिर क्या बनेगा? अंड बनेगा, एग। और फिर अंड, और जो मान लो कि ये हो गया फीमेल गैमिट, और ये हो गया सॉरी ये मेल गैमिट नर युग्मक। ये सिंबल किसका होता है? नर युग्मक का। और ये सिंबल किसका होता है? मादा युग्मक का। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ निषेचन। जब निषेचन होगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा युग्मनज, मतलब कि जाइगोट। अब देखो क्या होगा जाइगोट। देखो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से द्वितीयक अंडक निकला, यहाँ से स्पर्म आया, यहाँ पर द्वितीयक अंडक विभाजित हुआ और क्या बना? अंड बना, और द्वितीय ध्रुवीय पिंड बना। अब ध्रुवीय पिंड का क्या काम है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। अभी इस खोज का विषय है जो दोनों ध्रुवीय पिंड बन रहा है उसका क्या काम है, अभी हम लोग को नहीं पता है। वो ये समझिए कि यहाँ से अंड आया और यहाँ से शुक्राणु आया, निषेचन हुआ और क्या बना? युग्मनज, जाइगोट। फिर जाइगोट में होगा विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और फिर देखो जाइगोट क्या है? एक कोशिका, 2n है कि n? 2n, चूँकि नर युग्मक कैसा था? n, मादा युग्मक कैसा था? n, तो n ये कैसा हो गया? 2n। इसमें अब क्या हुआ? समसूत्री। तो एक कोशिका से मान लो कि 2 कोशिका बनेगा, फिर 2 से क्या होगा? 2 से 4 कोशिका बनेगा, 4 से क्या होगा? 4 से फिर 8 कोशिका बनेगा। तो ये जो 2 से 4 कोशिका तक का जो अवस्था है तब तक इसको कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं इसको? ब्लास्टोमियर्स, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। उसके बाद ये अब देखो 2 से 4 कोशिका तक ब्लास्टोमियर कब बोलते हैं? 2 से 4 कोशिका तक। उसके बाद 4 से क्या होगा? 8 कोशिका, 8 से क्या होगा? 16 कोशिका। तो 8 से 16 कोशिका तक जब रहता है तब इसको कहते हैं मोरूला। 8 से 16 कोशिका तक क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। और जब 16 से अधिक कोशिका बनता है तब कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। जब 16 से अधिक कोशिकाएं बनती हैं तो इसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। देखो फिर से यहाँ पर नर युग्मक, मादा युग्मक क्या बना? युग्मनज।
युग्मनज में हुआ विभाजन, क्या बना, ब्लास्टोमियर, 2 से 4 कोशिका तक, ठीक है। उसके बाद जब 2 से 4 कोशिका, 4 से जब 8 कोशिका बनेगा और 8 से 16 कोशिका तक, 8 और 16 के जब कोशिका की अवस्था है तब क्या बोलते हैं, मोरूला। उसका विभाजन हुआ 16 से अधिक, फिर 32 64 कोशिकाएँ होंगी या फिर उससे अधिक, तो क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो जो ब्लास्टोसिस्ट है इसमें क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद कोशिका का विभेदीकरण शुरू होता है। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कोशिका का विभाजन और एक होता है कोशिका का विभेदीकरण। जिस प्रक्रिया द्वारा कोशिका अपनी संख्या को बढ़ाता है उसको कहते हैं कोशिका विभाजन, और जो प्रक्रिया है जिससे कोशिका अपने आप को रूपांतरित करता है उसको बोलते हैं कोशिका विभेदीकरण। जैसे मान लो कि 1 कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका जो बन रहा है उसको क्या बोली, कोशिका विभाजन। लेकिन क्या खाली ये होना पर्याप्त है, नहीं। इससे फिर क्या होगा, कोशिकाओं का समूह बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा। तो इससे केवल कोशिकाओं का समूह बना, गुच्छा बना, तो विभाजन केवल हुआ, विभेदीकरण नहीं हुआ। विभाजन होना भी जरूरी है, विभाजन के बाद क्या होना जरूरी है, विभेदीकरण होना भी जरूरी है। देखो अभी तक विभाजन हो रहा था, होने के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो यहाँ पर फिर विभेदीकरण होगा, और होने के बाद कुछ इस तरह का संरचना यहाँ बनता है। कुछ कोशिकाएं इसके ऊपर से आकर इसके एक संरचना बना देती हैं और कुछ कोशिकाएं इसके अंदर में चली जाती हैं। तो ये जो कोशिकाएं ऊपर में हैं उनको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहा जाता है इनको, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और जो कोशिकाएं अंदर में हैं उनको कहा जाता है आंतरिक कोशिका समूह। इनको क्या कहा जाता है, आंतरिक कोशिका समूह, या फिर अंग्रेजी में कहा जाता है इनर सेल मास। फिर सुनो ध्यान से, ये नर युग्मक, मादा युग्मक, निषेचन हुआ, क्या बना, जाइगोट, युग्मनज। इसके अंदर विभाजन हुआ, जब 2 और 4 कोशिकाएं बनती हैं तब क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। जाइगोट 1 कोशिका था ना, यहाँ से 2 कोशिका बनेगा, 2 से फिर 4 कोशिका बनेगा। जब तक 2 से 4 कोशिका की अवस्था है तब तक कहते हैं ब्लास्टोमियर। 4 से फिर 8 कोशिका बनेगा, 8 से बनेगा 16 कोशिका, तब क्या कहते हैं, मोरूला। और जब 16 से कोशिकाएँ ज़्यादा बढ़ती हैं, 16 से 32, 32 से 64, तब क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब उसमें कुछ कोशिकाएं ऊपर में हो जाती हैं और कुछ कोशिकाएं उसके अंदर होती हैं। जो कोशिकाएं उसके पेरीफेरी पर, मतलब परिधि पर होती हैं उन्हें कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट, और जो कोशिकाएं अंदर में होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आंतरिक कोशिका समूह। देखो ये सब काम कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ से आया था अंड, यहाँ से आया था स्पर्म, यहाँ पर हुआ था निषेचन, जाइगोट। जाइगोट यहाँ से आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते ये सब काम हो रहा था। मतलब यहाँ पर जाइगोट बन गया 1 कोशिका, 1 से यहाँ 2 कोशिका हुआ, यहाँ 4 कोशिका हुआ, यहाँ 8 कोशिका हुआ, यहाँ 16 हुआ, यहाँ 32 हुआ, उस तक यहाँ तक ये आ गया है। अब आने के बाद देखो अब ये बन गया ट्रोफोब्लास्ट, और इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट बन गया, बनने के बाद ये यहाँ तक आ चुका है। इसको क्या है, ये है गर्भाशय। कितनी दीवार है, बाहरी दीवार पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली इंडोमेट्रियम। अंदर क्या बचा हुआ है, अंदर बचा हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि हार्मोन निकाल रहा है। कौन हार्मोन निकाल रहा है, प्रोजेस्टेरोन। और ये हार्मोन क्या करता है कि इंडोमेट्रियम की दीवार को मोटा करते जाता है, ताकि जब यहाँ पर ये आए, इसको अब भ्रूण बोलेंगे, मतलब मोरूला के आगे जो है जो भी बनता है उसको बोलते हैं भ्रूण या इम्ब्रियो। तो जब इम्ब्रियो यहाँ पर आए तो उसको धंसने में यहाँ पर आसानी हो, इसके लिए वो इंडोमेट्रियम को मोटा करते जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर ये पहुँचेगा ब्लास्टोसिस्ट, तो पहुँचने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर गड्ढा बनेगा। यहाँ पर जो मोटा हो चुका है इसमें अंदर गड्ढा बनेगा, और यहाँ पर जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ये आकर इससे ऐसे जुड़ जाएगा। जुड़ने वाली जो संरचना है जो इसको जोड़ रही है इसको कहा जाता है प्लासेंटा या अपरा। ठीक है, अपरा बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं प्लासेंटा। और जो अंदर की कोशिका है याद है उसको क्या कहते हैं, आंतरिक कोशिका समूह। जुड़ा कौन है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो है वह गर्भाशय की भित्ति से, किस भित्ति से, इंडोमेट्रियम से जुड़ा है। किसके द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा। प्लासेंटा, प्लासेंटा या फिर अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अपरा बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है ये ट्रोफोब्लास्ट इसी में मिल जाता है, मतलब कि जो आंतरिक कोशिका, जो ये गर्भाशय की भित्ति है इसी में ट्रोफोब्लास्ट मिल जाता है। तो अंदर क्या बचा, आंतरिक कोशिका समूह। जो ट्रोफोब्लास्ट था वो तो इससे जुड़ गया, अंदर क्या बचा, आंतरिक कोशिका समूह। तो अब जो ये आंतरिक कोशिका समूह है ये लिख लेना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ये
ठीक है। देखो तो अब क्या होता है, जो आंतरिक कोशिका समूह है, इस आंतरिक कोशिका समूह में डिवीजन होता है, विभाजन होता है। किसमें? आंतरिक कोशिका समूह में। और यहाँ से 3 परत बनते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म, एक होता है मीजोडर्म और एक होता है इंडोडर्म। कितनी परत बनते हैं? 3 परत। कहाँ पर? आंतरिक कोशिका समूह में। जब आंतरिक कोशिका समूह यहाँ पर आ गया है तो उसमें विभाजन हुआ और कितनी परत बने? 3 परत। एक्टोडर्म ऐसे बनता है 3 परत। जो बाहरी परत है उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, जो बीच वाली परत है उसको कहेंगे मीजोडर्म और जो अंदर की परत है उसको बोलेंगे इंडोडर्म। और फिर इन्हीं 3 परतों से इंसान का जो भी अलग अलग अंग हैं उनका विकास होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो स्किन जो है, त्वचा या फिर जो भी ब्लड वेसल्स हैं, रक्तवाहिनियाँ हैं, उसका विकास होता है एक्टोडर्म से। वैसे ही जो हृदय है, ठीक है, उसका विकास होता है मीजोडर्म से। वैसे ही जो आँख है, चाहे जो भी अंदर के कुछ और ऑर्गन्स हैं, लंग्स वगैरह, किडनी, वो सब बनते हैं इंडोडर्म से। तो इस तरह से जितने भी ये 3 परत हैं, यही 3 परत आगे चल के इंसानी के जितने भी अंग हैं उनका निर्माण करते हैं विभाजन के द्वारा। तो इस तरह से ये बात संपन्न होता है। और ये पूरा बनने में लगभग 3 महीना तक, लगभग इंसान में देखा जाएगा जो प्रेगनेंसी पीरियड है, ठीक है, ये होता है 9 महीने का, मतलब कि 270 दिन ±7 डेज। तो मतलब 270 दिन ±7 डेज, 9 महीने। लेकिन जो विकास है, मतलब बच्चे का जो निर्माण है, वो 5 महीने तक एकदम अच्छे से संपन्न हो गया होता है। 5 महीने तक जितने भी अंग बनने हैं सब बन जाते हैं। और 5 महीने के बाद जो है अगले 2 महीने, मतलब 7 महीने तक होते होते बॉडी लगभग सही से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए किसी किसी बच्चे का जो डिलीवरी है वो 7 महीने पर ही हो जाता है और किसी किसी का 9 महीने पर भी होता है। तो खैर उसमें दिक्कत नहीं है। 7 महीने वाला बच्चा ये होता है थोड़ा सा उसका जो इम्यूनिटी पावर है कमज़ोर हो सकता है, बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ें। अभी हम देखें कि माँ जनतंत्र का संरचना कैसे होता है, फिर उसमें अंडाशय का क्या काम है, इसमें जो है जो युग्मक है, मादा युग्मक, वो कैसे बनता है, फिर देखें कि प्राथमिक पुटक क्या है, ग्राफियन पुटक क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ये सब पढ़ें। और फिर पढ़ें कि इसमें जो है अगर निषेचन हो गया, मतलब यहाँ से अगर अंड आ गया, यहाँ से अगर शुक्राणु आ गया, निषेचन हो गया, तब क्या होता है वो हम देखें। निषेचन होने के बाद जाइगोट बनेगा, उसके बाद ब्लास्टोमियर बनेगा, 2 से 4 कोशिका रहेगा, उसको ब्लास्टोमियर कहेंगे। फिर मोरूला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और ब्लास्टोसिस्ट से फिर आगे चल के एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म बनेगा और इससे फिर सारे अंगों का विकास होगा। तो ये तो तब होगा जब निषेचन हो जाएगा। अगर मान लो कि निषेचन नहीं हुआ तब क्या होगा, मतलब यहाँ से मान लो कि अन्न तो आ जाए लेकिन शुक्राणु नहीं है, तब क्या होगा? तब वहाँ पर फिर एक चक्र होता है जो चलते रहता है हमेशा। जितने भी मादा है, चाहे स्तनधारी जो भी मादा है, चाहे वो प्राइमेट हो या नॉन प्राइमेट हो, स्तनधारी जीव जो भी हैं उनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमेट, एक को बोलते हैं नॉन प्राइमेट। तो इसमें 2 तरह के स्तनधारी जीवों को हम 2 तरह में बांट सकते हैं। जो भी स्तनधारी जीव हैं, स्तनधारी जीव का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इनको बोलते हैं मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? देखो बेसिकली जो उच्च कोटि के जंतु हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। स्तनधारी जीव, पक्षी, सरीसृप और उभयचर। मतलब कि मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। स्तनधारी जीव वो होते हैं जिनकी में ये पिन्ना, ये जो बाहरी जो कर्ण है, जो एक्सटर्नल ईयर है, ये मौजूद हो, जिनके बॉडी पर हेयर हो, ठीक है। उसके अलावा जिनमें मेमरी ग्लैंड, मतलब स्तन ग्रंथि उपस्थित हो, उनको बोलते हैं स्तनधारी जीव। ये एक हुए उच्च कोटि के जीव। सेकेंड में कौन आते हैं? पक्षी। पक्षी कौन है? जो उड़ सकता है, ठीक है, जो अन्न प्रजक है, मतलब अंडा देता है। ये सब पक्षी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक हो गया, गुणधर्म हो गया। उसमें अगर हम देखें सरीसृप, सरीसृप कौन होते हैं? जो रेंग सकते हैं, जैसे कि छिपकली है, मगरमच्छ है, तो ये सब। एम्फीबियन कौन है? मतलब उभयचर कौन है? जो कि धरती पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, जैसे कि मेढक है, कुछ सांप है, तो ये सब हो जाएगा। हालांकि सांप सरीसृप में भी आता है लेकिन कुछ सांप जो है उभयचर में भी आता है। तो अभी हम लोग बात करें स्तनधारी जीव। तो ये 4 मतलब उच्च कोटि के जीव हैं। बाकी जितने भी जीव हैं सबको रखा गया है निम्न कोटि में। सब मतलब लोअर ऑर्डर एनिमल है और ये जो है हायर ऑर्डर एनिमल है। तो ठीक है, इसमें देख रहे हैं यहाँ भी स्तनधारी जीव के बारे में। जो स्तनधारी जीव हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राइमेट और एक होते हैं नॉन प्राइमेट। एक होते हैं प्राइमेट और एक कौन होते हैं? नॉन प्राइमेट। प्राइमेट नॉन प्राइमेट में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर
है यही कि जो इनमें जनन चक्र होता है उसी के साथ इन्हें बांटा गया है। जनन चक्र क्या है, तो जो भी स्तनधारी जीव हैं, स्तनधारी जीव भी कौन, मादा, नर नहीं, केवल मादा का बात हो रहा है, फीमेल का। जो भी स्तनधारी मादा हैं उनके जनन तंत्र में एक चक्र चलते रहता है हमेशा। उस चक्र मतलब एक साइकिल चलते रहता है, एक कुछ घटनाओं का क्रम चलते रहता है, कुछ घटनाओं का क्रम जिसको कि चक्र कहा जाता है, साइकिल कहा जाता है, चलते रहता है। उसी को क्या कहते हैं, जनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल या जनन चक्र। इसी के आधार पर इनको दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। एक भाग कौन है, प्राइमेट, एक भाग कौन है, नॉन प्राइमेट। प्राइमेट में प्राइमेट जंतु वह हैं जिनमें कि आर्तो चक्र या फिर हम बोलेंगे इसको ऋतुस्राव चक्र या फिर आर्तो चक्र पाया जाता है। आर्तो चक्र मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नॉन प्राइमेट जंतु वो हैं जिसमें कि मध्य चक्र पाया जाता है। इसमें कुछ अंतर होता है मध्य चक्र में और आर्तो चक्र में। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल, ओस्ट्रस साइकिल। मतलब कि जो जनन चक्र है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक हो गया आर्तो चक्र और एक हो गया मध्य चक्र। जिनमें जिन स्तनधारी जीवों में मादा में आर्तो चक्र होता है उन्हें बोलते हैं प्राइमेट, और जिनमें मध्य चक्र होता है उसको बोलते हैं नॉन प्राइमेट। अब इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें ये पढ़ना है, ठीक है। अभी इसको नहीं बता रहे बच्चों समझे इतना कि आर्तो चक्र, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है जब पढ़ेंगे हम लोग जीवों में जनन, जीवों में कैसे होता है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से इसके बारे में। अच्छा, प्राइमेट में आता कौन कौन है, तो प्राइमेट में आता है मनुष्य और बंदर और कपी, या फिर उसको बोलते हैं नर बानर, कपी। बस यही तीन। इसके अलावा बाकी जो भी स्तनधारी जीव हैं वो सभी नॉन प्राइमेट में, मतलब गाय, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, जो भी नॉन प्राइमेट जीव हैं, जो भी इसके अलावा जो भी स्तनधारी जीव हैं वो सभी आते हैं नॉन प्राइमेट में। प्राइमेट में केवल तीन ही आते हैं, मनुष्य, बंदर, कपी। अब याद होगा हम बतलाए थे पिछले क्लास में भी कि कपी 4 प्रकार के होते हैं, मतलब नर बानर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, चिंपैंजी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, चिंपैंजी, गोरिल्ला, एक और होता है गिब्बन, गिब्बन, और एक होता है ओरेंगटम। कौन होता है, ओरेंगटम। तो ये चार कपी हैं। चिंपैंजी सबसे बुद्धिमान होता है, गोरिल्ला जो खतरनाक होता है, गिब्बन सबसे छोटा नर बानर है, कपी बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में एप कहते हैं, एप है, और ओरेंगटम सबसे पुराना है। देखो ये कपी क्या है, जब हम पढ़ेंगे क्रम विकास उसमें हम बतलाएंगे कि कपी जो है वो मनुष्य और मतलब कि बंदर और मनुष्य के बीच का है। मतलब पहले बंदर था, बंदर से ऐसा माना जाता है क्रम विकास में कि पहले बंदर था, बंदर से पहले कपी बना और फिर इससे मनुष्य का विकास हुआ, क्रम विकास हुआ। खैर वहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे क्रम विकास चैप्टर में। अभी इतना समझो कि स्तनधारी जीव 2 प्रकार के हुए, एक कौन हुआ प्राइमेट और एक कौन हुआ नॉन प्राइमेट। प्राइमेट कौन हुए, प्राइमेट वो हुए जिनमें कि मादा में आर्तो चक्र होता है। आर्तो चक्र क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से एकदम, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन भी बोर्ड में रहता है हर साल। और नॉन प्राइमेट कौन है, जिसमें मध्य चक्र होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। इसका उदाहरण बस याद रखो, मनुष्य, बंदर, कपी, याद रखो बस ये, इसमें से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ये किस तरह से घुमा के फैला के क्वेश्चन इसमें से दे जाता है। तो मनुष्य, बंदर और कपी ये तीनों जो हैं प्राइमेट हैं। इनके अलावा जो भी है सब के सब कैसे हैं, नॉन प्राइमेट। ठीक है, तो यहाँ तक की बात संपन्न हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्थो चक्र के बारे में। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग आर्थो चक्र के बारे में। तो ध्यान से इसको देखना, हो सके एनसीईआरटी पर पढ़ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।